मैरीलू जो सिर्फ 3 महीने का था। तो मैरीलू अपने क्रिब के अंदर लेटा हुआ था और चार्ली उसके सिर में गोली मारता है और फिर उसके बाद वो दोनों छोटे बच्चों जेम्स और रेमंड को ढूंढने लगता है। और जैसे ही दोनों लड़कियां टोबैको बान के अंदर एंटर करती हैं तो चार्ली पहले से ही वहाँ पर छुप कर बैठा हुआ था, जो देखते ही दोनों। ये जो फोटो आप लोग इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस फोटो में ये जो आदमी है इसका नाम चार्ली लॉसन था और इसका पूरा नाम चार्ल्स डेविस लॉसन था। और ये फ़ोटो आज से लगभग 90 साल पुरानी है। और इस फोटो में इसके बड़े बेटे आर्थर को छोड़कर बाकी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको इसने जान से मार दिया था। और ऐसा उसने क्यों किया, किस वजह से किया, कैसे किया, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम लोग अगर शुरुआत से शुरू करें तो चार्ली का जन्म 10 मई 1886 को नॉर्थ कैरोलिना के लॉसनविल टाउन में हुआ था। इसकी माँ का नाम नैन्सी जे लॉसन था और इसके पिताजी का नाम विलियम जे लॉसन था। चार्ली का पूरा बचपन लॉसनविल टाउन में ही बीतता है और इसकी जो वाइफ है फ्रैनी, उसके साथ भी इसकी मुलाकात लॉसनविल शहर में ही होती है। और काफ़ी टाइम तक डेट करने के बाद दोनों साल 1911 में शादी कर लेते हैं और दोनों के टोटल 8 बच्चे होते हैं। और शादी के लगभग 7 साल बाद दोनों लॉसनविल छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूसरे शहर में मूव करने का फैसला करते हैं। और चार्ली के जो 2 भाई थे एलिजा और मैरियन, दोनों लॉसनविल से ही थोड़ी ही दूरी पर एक शहर जर्मनटन में रहते थे। और जर्मनटन नॉर्थ कैरोलिना का एक और दूसरा छोटा शहर था जिसकी पॉपुलेशन उस टाइम पर लगभग 1000 से भी कम थी। और चार्ली के दोनों भाई एलिजा और मैरियन दोनों टोबैको फील्ड्स में काम करते थे, जिससे उनका काम भी अच्छा था। और वो सब देखकर चार्ली भी अपने दोनों भाइयों के साथ जर्मनटन में ही अपने पूरे परिवार के साथ मूव कर लेता है। लॉसनविल शहर से जर्मनटन मूव करने के 2 साल बाद यानी साल 1920 में चार्ली और फ्रैनी का जो तीसरा बच्चा था जिसका नाम विलियम था और चार्ली ने उसका नाम अपने पिताजी के नाम पर रखा था, उसकी निमोनिया के कारण डेथ हो जाती है, जिससे चार्ली की लाइफ पर थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी चार्ली अपने दोनों भाइयों के साथ टोबैको फार्मिंग का काम करता है और वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फार्मर था, बहुत ही अच्छा फार्मर था। और काफ़ी कम टाइम में उसने पैसे जोड़कर अपने दोनों भाइयों के घर के पास ब्रुक कोव रोड पर एक घर ले लेता है। अब चार्ली दिन भर मेहनत करके टोबैको फील्ड में काम करता था और शाम को अपनी पत्नी और अपने बड़े बेटे आर्थर और अपनी बड़ी बेटी मैरी के साथ टोबैको बान में काम करता था। टोबैको बान एक तरह से झोपड़ी की तरह होता है। जैसे हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया के गांव की बात करें तो जो उपले होते हैं उनको रखने के लिए एक तरह से जो झोपड़ी यूज़ की जाती है, उस तरह से एक बान होता है जिसमें टोबैको की जो लीव्स होती हैं उनको ड्राई किया जाता है। तो चार्ली अपने दोनों बड़े बच्चों और अपनी वाइफ के साथ उसमें शाम को काम करता था। देखिए वैसे तो चार्ली का जो बिहेवियर है वो उसका 3rd जो बच्चा था उसकी डेथ की वजह से थोड़ा वो उदास रहता था। लेकिन एक दिन टोबैको बान में शाम को काम करते टाइम उसके सिर पर कुल्हाड़ी से चोट लग जाती है और सिर पर चोट लगने के बाद से उसका जो बिहेवियर था वो काफी अग्रेसिव भी हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ अग्रेसिव हो जाता था और कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के साथ भी बहस करने लगता था, जिससे उसके बिहेवियर में जो लोग थे आसपास के उनको काफी चेंजेस दिखाई दे रहे थे। अब जो मेन इंसिडेंट हुआ था क्रिसमस के दिन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो साल 1929 था और दिसंबर के महीने में चार्ली की जो टोबैको की फसल थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार शॉपिंग पर जाने का फैसला करता है। और क्रिसमस से 2 हफ्ते पहले पूरा परिवार मिलकर विंस्टन सैलम, जो कि नॉर्थ कैरोलिना का ही एक और दूसरा शहर है, वहां पर पूरा परिवार मिलकर शॉपिंग करने जाता है। उस टाइम पर एक वर्किंग क्लास फैमिली का शॉपिंग पर इतने पैसे उड़ाना एक आम बात नहीं थी और जिसकी वजह से ये बात लोगों को काफ़ी अजीब लगती है। लेकिन फिर जो आसपास के लोग थे वो सोचते हैं कि जो उनकी क्रिसमस पर फसल हुई थी वो सबसे अच्छी थी और अगर वो थोड़ा बहुत पैसा उड़ा भी देते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, तो जिसकी वजह से लोगों को ये थोड़ा जस्टिफाइड भी लगता है। और ये जो इनफेमस फ़ोटो है जो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाई थी, ये फ़ोटो भी वो लोग विंस्टन सैलम में ही खिंचवाते हैं और इस फ़ोटो को लेकर भी काफ़ी लोग बात करते हैं, क्योंकि इस फ़ोटो में अगर देखा जाए जो फ्रैनी के चेहरे के हाव भाव हैं वो थोड़े से ऐसा लगता है कि फ्रैनी फ़ोटो खिंचाने के टाइम पर थोड़ा गुस्से में थी और हो सकता है चार्ली की किसी बात को लेकर अपनी वाइफ से लड़ाई हुई हो। इसके बारे में भी काफ़ी लोग बात करते हैं।
देखिए, अब 2 हफ्ते बाद क्रिसमस के दिन जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्थ कैरोलिना का जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया में क्रिसमस के टाइम पर बर्फ़ पड़ती है और उस टाइम पर लोगों के बीच में जो रैबिट हंटिंग है उसका काफ़ी क्रेज़ था। और चार्ली और ओथर दोनों मिलकर रैबिट हंटिंग पर जाने का फैसला करते हैं। और उस टाइम पर क्रिसमस का माहौल था, तो हर तरफ खुशियों का माहौल था। और उसकी जो बड़ी बेटी मैरी थी, वो भी उस टाइम पर क्रिसमस के सेलिब्रेशंस के लिए केक वगैरह प्रिपेयर कर रही थी। तो जब चार्ली और ओथर दोनों मिलकर घर से निकलते हैं और हंटिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं, तो उस टाइम पर ओथर को अचानक याद आता है जो उनके पास गन की एमो है वो नहीं है। तो चार्ली ओथर को गन की एमो खरीदने के लिए भेज देता है। और जिसके बाद चार्ली अपना मेन जो चीज़ उसने की थी, जो मेन इंसिडेंट हुआ था, वो सब शुरू करने की प्लानिंग करता है। तो चार्ली जंगल से घर की तरफ वापस आता है और उसके भाई एलिजा और चार्ली के घर के बीच में जो टोबैको बान बने हुए थे जिसमें चार्ली काम भी करता था, वो जाकर उनमें छुपकर बैठ जाता है। चार्ली की 7 साल की बेटी मैरी बेल और 12 साल की कैरी दोनों अपने घर से निकलते हैं और अपने अंकल एलिजा के घर पर क्रिसमस की सेलिब्रेशन और क्रिसमस विशेस करने के लिए जाते हैं। तो वो जाने के लिए टोबैको बान से होते हुए जाने का ट्राई करते हैं। और जैसे ही दोनों लड़कियां टोबैको बान के अंदर एंटर करती हैं, तो चार्ली पहले से ही वहां पर छुप कर बैठा हुआ था, जो देखते ही दोनों को गोली मार देता है और दोनों की वहीं मौके पर ही डेथ हो जाती है। जिसके बाद चार्ली दोनों की डेड बॉडीज को टोबैको बान के अंदर ही छोड़ देता है और चार्ली वहां से निकलकर घर की तरफ बढ़ता है। तो चार्ली की जो वाइफ फ्रैनी थी, वो घर के बाहर ही एंट्रेंस के पास स्टेयर्स पर बैठकर पोटैटो छील रही थी और चार्ली उसको देखते ही उसके सीने पर गोली मारता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जब चार्ली घर के अंदर एंटर करता है, तो चार्ली की जो बड़ी बेटी मैरी थी, वो घर के अंदर ही मौजूद थी और डर के मारे चिल्लाने लगती है और अपने दोनों छोटे भाइयों जेम्स और रेमंड को छुपने के लिए बोल देती है। लेकिन चार्ली उसको भी देखते ही गोली मार देता है, जिससे उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद वो दोनों छोटे बच्चों जेम्स और रेमंड को ढूंढने लगता है और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली वो उन दोनों को भी ढूंढकर जान से मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद चार्ली बेडरूम की तरफ बढ़ता है और जहां पर मैरी लू, जो सिर्फ 3 महीने का था, तो मैरी लू अपने क्रिब के अंदर लेटा हुआ था और चार्ली उसके सिर में गोली मारता है। और बाद में रिपोर्ट्स में भी आता है कि जो मैरी लू की डेथ हुई थी वो स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुई थी। और उन सबको मारने के बाद चार्ली घर के जो कुत्ते थे उनको लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। और उस टाइम पर रैबिट हंटिंग नॉर्मल थी, तो आसपास के जो लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ली ये सब करके जंगल की तरफ भागने में सक्सेसफुल रहा।